हेलो, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल विच इज सक्सेस विद सौरभ। एक बार फिर से आप सबों का स्वागत है आपके अपने चैनल सक्सेस विद सौरभ पे। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। जैसा आप सब जानते हैं, हमने क्लास 6 के एनसीईआरटी को स्टार्ट किया था, जिसमें हमने पॉलिटिकल साइंस को अच्छे से पढ़कर फिनिश कर लिया है। हिस्ट्री को स्टार्ट किया था, उसमें 2 चैप्टर को हमने अच्छे से पढ़ लिया है। आज तीसरे चैप्टर की बारी है, तो आज थर्ड चैप्टर को पढ़ेंगे और एक एक पॉइंट को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। जैसा आप देख पा रहे हैं, तीसरे नंबर का जो चैप्टर है उसको नाम क्या दिया गया है, तो उसको नाम दिया गया है इन द अर्लीस्ट सिटीज। इसको हिंदी में कहा गया है आरंभिक नगर। अब यहाँ आरंभिक नगरों के बारे में बताया गया है कि सबसे पहले कौन सा आरंभिक नगर खोजा गया, कौन सा पूरा स्थल खोजा गया, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। हर एक चीज़ को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। जैसा आप देख पा रहे हैं, फर्स्ट जो हेडिंग मैंने दिया है वह क्या है, हड़प्पा की कहानी। अब हड़प्पा क्या है भाई, उसको हम लोग समझते हैं। हड़प्पा की कहानी क्या है उसको भी समझते हैं। यहाँ लिखा हुआ है, लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइनें बिछाई जा रही थी, तो इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पूरा स्थल मिला। हड़प्पा है क्या, तो हड़प्पा पूरा स्थल है। अब पूरा स्थल क्या होता है, इसको मैंने आपको समझा दिया है फर्स्ट चैप्टर में। अगर आपने अभी तक उसको नहीं देखा है तो उसको भी देख लीजिएगा। तो हड़प्पा है क्या, हड़प्पा पूरा स्थल है। यहाँ क्या कहा गया है कि जब 150 साल पहले पंजाब में पहली बार जब रेलवे लाइनें बिछाई जा रही थी, अंग्रेजों के समय में जब रेलवे लाइनें बिछाई जा रही थी, तो आप सब जानते हैं कि जब रेलवे लाइनें बिछाई जाती हैं तो वहाँ पे ज़मीन को खोदा जाता है। और जब ज़मीन को खोदा गया तो वहाँ से मिला क्या, वहाँ से हड़प्पा पूरा स्थल मिला। क्लियर। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेगा, क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि आरंभिक नगरों की खोज में सर्वप्रथम जो नगर मिला, जो सर्वप्रथम पूरा स्थल मिला, वह कौन सा था, तो आपका आंसर होगा हड़प्पा। हड़प्पा है क्या, कहाँ, तो पंजाब में है। और वर्तमान में कहाँ है, तो वर्तमान में पाकिस्तान में है। कहाँ है, पाकिस्तान में है। यहाँ लिखा हुआ है जो आधुनिक पाकिस्तान में है। क्लियर। आगे है, उन्होंने सोचा कि यह एक ऐसा खंडहर है जहाँ से अच्छी ईंटें मिलेंगी। जब रेलवे लाइनें बिछाई जा रही थी तो वहाँ के इंजीनियरों ने जब देखा वहाँ से ईंटें अच्छे मिल रही थी, तो उनको लगा कि केवल यह एकमात्र खंडहर है और वैसा खंडहर है जहाँ से अच्छे प्रकार की ईंटें मिलेंगी। उन्होंने यह कभी नहीं सोचा था कि यह कोई पूरा स्थल होगा, तो उन्होंने केवल इतना सोचा कि यहाँ से अच्छी ईंटें मिलेंगी। आगे क्या कहा गया, यह सोचकर वे हड़प्पा के खंडहरों से हजारों ईंटें उखाड़ ले गए, जिससे उन्होंने रेलवे लाइनें बिछाई। जब उनको लगा कि यहाँ से अच्छी ईंटें मिलेंगी और अच्छी ईंटें मिल भी रही थी, तो उन्होंने क्या किया, वहाँ से बहुत सारे इमारतें जो थी उनके दीवारों को तोड़कर वहाँ से अच्छे ईंटें वहाँ से उखाड़ ले गए। और जब अच्छी ईंटें वहाँ से उखाड़ ले गए तो वहाँ पे बहुत सारी इमारतें ऐसी थी जो क्या हो गई, ध्वस्त हो गई। तो वही यहाँ कहा गया है कि वहाँ से हजारों ईंटों को वे उखाड़ ले गए और उन ईंटों को प्रयोग क्या किया, उन ईंटों का प्रयोग किया रेलवे लाइन को बिछाने में। ठीक है। आगे कहा गया है, उसके बाद लगभग 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा, तब पता चला कि यह खंडहर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। उसके बाद 80 साल पहले पुनः उस स्थल को ढूंढा गया, पुनः वह स्थल मिला। और जब 80 साल पहले जब उस स्थल को ढूंढा गया, तब पता क्या चला कि यह एकमात्र खंडहर नहीं बल्कि यह क्या है, उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। ठीक है। पता चला कि यह खंडहर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। आगे क्या कहा गया, चूंकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसलिए बाद में मिलने वाले इस तरह के सभी पुरा स्थलों में जो इमारतें और चीजें मिली उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया। अब यहाँ क्या कहा गया कि जब आरंभिक नगरों की खोज हो रही थी तो सर्वप्रथम कौन सा पूरा स्थल मिला, तो वह हड़प्पा मिला। तो जब हड़प्पा सबसे पहले मिला तो इसके बाद जितनी भी इमारतें मिली, जितनी भी वस्तुएं मिली, उनको रिलेट किससे किया गया, उन सबको रिलेट किया गया हड़प्पा सभ्यता से, हड़प्पा पूरा स्थल से। तो उनको भी क्या कहा गया कि ये इमारतें या ये वस्तुएं भी हड़प्पा पूरा स्थल से जुड़ी हुई हैं। वही यहाँ कहा गया है कि चूंकि हड़प्पा सर्वप्रथम मिला, इसलिए उसके बाद जितनी भी इमारतें मिली, जितनी भी वस्तुएं मिली, उनको भी किसके साथ जोड़ा गया, तो उनको भी हड़प्पा के साथ ही जोड़ा गया। यही यहाँ कहा गया है। आपका क्लियर हो गया होगा एक एक लाइन अच्छे से। अब हम लोग आगे देखते हैं कि आगे क्या कहा गया है। नेक्स्ट जो आपके चैप्टर में इंपॉर्टेंट पॉइंट चर्चा किया गया है वह है
इन इमारतों की विशेषताएं क्या थी। जो भी इमारतें मिल रही थी, जो भी पूरा स्थल मिल रहे थे, उन्हीं की विशेषताओं के बारे में चर्चा की गई है। तो उनको भी हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। यहाँ कहा गया है इन नगरों में कई को 2 या उससे ज़्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया था। जो भी नगर मिल रहे थे उनमें से अधिकतर नगरों को 2 या उससे अधिक हिस्सों में विभाजित किया गया था। आगे है प्रायः पश्चिमी भाग छोटा होता था लेकिन ऊंचाई पर बना था। जो पश्चिमी भाग था वह क्या था, वह छोटा होता था लेकिन ऊंचाई पर भी बना हुआ था। और पूर्वी हिस्सा बड़ा था लेकिन यह निचले इलाके में था। पूर्वी हिस्सा जो था वह क्या था, वह बड़ा था लेकिन निचले इलाके में था। क्लियर। आगे है ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा है। ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने क्या कहा है, नगर दुर्ग कहा है। लेकिन यहाँ आप लोग अगर लाइन बाय लाइन अच्छे से समझते हुए नहीं पढ़ेंगे तो यहाँ से बनने वाले क्वेश्चन को आप मिस कर जाएंगे। कैसे? डायरेक्ट आपका क्वेश्चन आ जाएगा कि नगर दुर्ग क्या था। अब आपने तो पढ़ रखा है कि ऊंचाई पर जो था वह नगर दुर्ग था, लेकिन जब तक आप इसको भी ध्यान में नहीं रखेंगे कि ऊंचाई पर कौन सा हिस्सा था तो वहां से आपका क्वेश्चन मिस हो जाएगा। क्वेश्चन दे देगा नगर दुर्ग क्या था और ऊंचाई पर बना भाग देगा ही नहीं, वहां ऑप्शन में क्या दे देगा, पश्चिमी भाग। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना रहेगा कि ऊंचाई पर जो था वह कौन सा भाग था, वह पश्चिमी भाग था। और ऊंचाई पर बने भाग को ही क्या कहा जाता था, नगर दुर्ग कहा जाता था। क्लियर। आगे है और निचले हिस्से को निचला नगर कहा गया। और निचले हिस्से यानी जो आप जान रहे हैं कि पूर्वी हिस्सा जो था वह नीचे बना होता था, निचला हिस्सा कहलाता था। और उसी निचले हिस्से को क्या कहा जाता था, तो उसको कहा जाता था निचला नगर। क्लियर। आगे है दोनों हिस्सों की 4 दीवारियां पक्की ईंटों की बनाई जाती थी। अब जिन भी हिस्सों की बात की जाए, या पूर्वी हिस्सा की बात करें या पश्चिमी हिस्सा की बात करें या ऊंचले भाग को आप मेंशन करें या नीचे वाले भाग को मेंशन करें, दोनों को भी उनकी 4 दीवारियों को क्या किया जाता था, पक्की ईंटों से बनाया जाता था। क्लियर। आगे है मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था। अब यहाँ आप लोग के मन में सवाल उठेगा कि मोहनजोदड़ो क्या था। तो मोहनजोदड़ो भी एक पूरा स्थल था, लेकिन यहाँ आप लोग ध्यान क्या रखेंगे, ध्यान यह रखेंगे कि जो भी पूरा स्थल के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे वे सब रिलेटेड किससे थे, वे सब हड़प्पा से रिलेटेड थे। क्यों थे, तो उसको मैंने आपको पीछे बता रखा है कि क्योंकि आरंभिक नगर की खोज में सबसे पहले जो नगर खोजा गया वह कौन सा था, वह हड़प्पा था। इसलिए उसके बाद मिलने वाले सभी इमारतों, सभी पूरा स्थलों को हड़प्पा से ही रिलेटेड करके देखा गया। क्लियर। तो यहाँ कहा गया है मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नानागार कहा है। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेगा, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि महान स्नानागार कहाँ पे था। तो आप लोग आंसर क्या करेंगे, आप लोग आंसर करेंगे मोहनजोदड़ो। ठीक है। आगे है इस सरोवर में 2 तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी। यह जो महान स्नानागार था इसमें उतरने के लिए दोनों तरफ से सीढ़ियां बनाई गई थी। और क्या था, सीढ़ियां बनाई गई थी और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। और उस महान स्नानागार के चारों ओर क्या था, कमरे बनाए गए थे। क्लियर। आगे है कालीबंगा और लोथल में अग्निकुंड मिले हैं। अब कालीबंगा और लोथल क्या है, तो ये भी पूरा स्थल ही है। और यहाँ पे मिला क्या है, तो यहाँ पे अग्निकुंड मिला है। आगे है यहाँ संभवतः यज्ञ किए जाते होंगे। जब अग्निकुंड मिला तो यह अनुमान लगाया गया, यह एज्यूम किया गया कि यहाँ पे यज्ञ किए जाते होंगे। ठीक है। आगे है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में भंडार गृह मिले हैं। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ अन्य नगर भी हैं, वहाँ पे क्या मिले हैं, वहाँ पे भंडार गृह मिले हैं। और आप सब जानते हैं भंडार गृह होता क्या है, कोई भी चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ों को वहाँ पे संरक्षित रखा जाता है, सुरक्षित रखा जाता है। या कॉमनली आप लोग कहें तो अनाज को जो स्टोर करके रखा जाता है भविष्य की उपलब्धता या उपयोगिता को देखते हुए, तो उसको भी हम लोग क्या कहते हैं, जनरली उसको हम लोग भंडार गृह ही कहते हैं। तो इन स्थानों पे क्या मिले हैं, भंडार गृह भी मिले हैं। क्लियर। आई होप ये सारे पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा। अब इसके आगे देखते हैं कि क्या कहा गया है। नेक्स्ट जो आपके चैप्टर में इंपॉर्टेंट पॉइंट की चर्चा की गई है वह है भवन, नाले एवं सड़कें। यहाँ बताया गया है कि जो भी आरंभिक नगर मिल रहे थे किससे संबंधित, हड़प्पा से संबंधित, वहाँ पे भवनों का निर्माण किस प्रकार होता था या भवनें किस प्रकार की थी,
नालों की सुविधा कैसी थी एवं सड़कें किस प्रकार थी, उन्हीं के बारे में यहाँ चर्चा किया गया है। तो इसको भी देख लेते हैं। यहाँ लिखा गया है, इन नगरों में घर आमतौर पर 1 या 2 मंजिला होता था। इन नगरों से क्या संबंध है? हड़प्पा से संबंधित जितने भी पूरा स्थल मिल रहे थे या जितने भी नगर मिल रहे थे, उन्हीं के बारे में यहाँ चर्चा किया गया है और कहा गया है कि इन नगरों में अधिकांशतः जो घर मिले हैं वह 1 या 2 मंजिला होती थी। ठीक है। कई नगरों में ढके हुए नाले थे और इनमें से कई ऐसे नगर थे जहाँ पे नाले कैसी थी? ढकी हुई थी। हर नाली में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके। और इन नालियों को किस प्रकार बनाया गया था? तो ढलान नुमा बनाया गया था ताकि जो पानी है वह आसानी से बह सके। आप इन सभी चीज़ों को देखकर यह अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आरंभिक नगर या हड़प्पा की बात करें तो कितना विकसित उस समय की सभ्यता थी, जो इस प्रकार की सुविधा वहाँ पे देखने को मिल रही है। ठीक है। एक नोट करके मैंने पॉइंट लिखा हुआ है, वह है हड़प्पा के नगरों से मिट्टी के बने हुए खिलौने भी मिले हैं। हड़प्पा से संबंधित जितने भी नगर मिले हैं वहाँ से अधिकांशतः ऐसा पाया गया है कि वहाँ पे मिट्टी के बने हुए खिलौने मिले हैं। इससे आप अंदाज़ा क्या लगा सकते हैं? इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस समय मिट्टी के बने खिलौनों का प्रचलन बहुत अधिक हुआ होगा। ठीक है। आगे है, नेक्स्ट जो हेडिंग मैंने दिया है वह है नगर और नए शिल्प। अभी इसमें क्या चर्चा किया गया है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ कहा गया है, पुरातत्वविदों को जो चीज़ें वहाँ मिली हैं उनमें अधिकतर पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसी धातुओं से बनाई गई थी। जो भी पुरातत्वविदों को वहाँ पे चीज़ें मिल रही थी वह किस प्रकार बनाई हुई थी, तो या किसकी सहायता से बनाई गई थी? तो वह थी पत्थरों के बने थे या शंख के बने थे। शंख क्या होता है आप लोग जानते हैं, समुद्रों में मिलते हैं, तो या तो पत्थर के थे या शंख के थे। तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसी धातुओं के क्या थे? बने हुए थे। क्लियर। आगे है, तांबे और कांसे से औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। तांबों और कांसों का प्रयोग किसमें अधिकतर किया जाता था? तो हथियार में, बर्तन में किया जाता था, और क्या है? औजार, हथियार, गहने और बर्तनों में प्रयोग किया जाता था। आगे है, सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। सोने और चांदी का भी प्रयोग किसमें होता था? गहनों एवं बर्तनों में होता था। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है, हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मुहरें बनाते थे। अब मुहर क्या होता है आप लोग जानते हैं, मोहर का प्रयोग किया जाता है कोई भी गवर्नमेंट, आप देखते होंगे कोई भी गवर्नमेंट काम हो तो वहाँ पे मोहर का प्रयोग किया जाता है। बैंकों में जाते हैं तो वहाँ पे मोहर का प्रयोग किया जाता है। तो मोहर का प्रचलन भी उस समय था। और ये मोहर किस प्रकार के से बनाए जाते थे? तो अधिकतर मोहरें पत्थरों के बनाए जाते थे। ठीक है। इन आयताकार मोहरों पर सामान्यतः जानवरों के चित्र मिलते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेगा? तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि जो हड़प्पा सभ्यता के समय की आपको मोहर मिली है उस पर चित्र किसके बने होते थे? तो आप लोग क्या आंसर करेंगे? तो वहाँ आंसर होगा जानवरों के चित्र बने होते थे। एक और क्वेश्चन क्या बनेगा कि जो हड़प्पा सभ्यता की मुहर थी उसका आकार कैसा था? तो आंसर आप लोग क्या करेंगे? आयताकार था। ठीक है। इन्हीं छोटे छोटे पॉइंट्स से भी, छोटे छोटे लाइनों से क्वेश्चन बन जाते हैं और यही सब क्वेश्चन आपसे एग्जाम में छूट जाता है। क्यों? क्योंकि लाइन बाय लाइन अच्छे से पढ़े नहीं हैं। तो मैं वही काम यहाँ कर रहा हूँ कि हर एक लाइन जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है हर एक पॉइंट की चर्चा मैं कर दे रहा हूँ, ताकि आप अगर एक बार यह वीडियो देख लें तो इसके बाद आपको फिर से पढ़ने की आवश्यकता न हो और एग्जाम में आपको एक क्वेश्चन भी ना छूटे। ठीक है। तो आई होप ये सारा पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट क्या चर्चा किया गया है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट की चर्चा की गई है वह है, हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। यहाँ से आप लोग ध्यान में रखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता के जितने भी आरंभिक नगर मिले हैं उससे संबंधित वहाँ पे क्या था? तो काले रंग से डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, संभवतः 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। कहाँ पे होती थी? तो मेहरगढ़ में होती थी। यह क्या है? यह भी एक पूरा स्थल है और यहाँ से आप लोग डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है, आगे भी आ सकता है, इसलिए इसको ध्यान में रखेंगे कि कपास की खेती का आरंभ कहाँ पे हुआ था? संभवतः 7000 साल पहले, तो वह स्थान था मेहरगढ़। क्लियर। नेक्स्ट है,
मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़े के अवशेष, चांदी के एक फूलदान के ढक्कन मिले हैं। क्या क्या मिला है? तो मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़े के अवशेष मिले हैं और क्या मिला है? तो चांदी की एक फूलदान के ढक्कन मिली है। क्लियर? आगे है, इनमें से अधिकांश वस्तुओं का निर्माण विशेषज्ञों के द्वारा किया जाता था। अब ये जो कपड़े के टुकड़े मिले हैं तो उस पर इस प्रकार की नक्काशी की हुई है या जो ढक्कन मिली है वह इतना खूबसूरत बनाया गया है, उससे अंदाज़ा क्या लगाया गया कि यह साधारण इंसान के लिए बनाना पॉसिबल नहीं है, किसी भी विशेषज्ञों के द्वारा यह बनाया गया होगा। अब विशेषज्ञ क्या होता है, आपके मन में क्वेश्चन उठेगा, तो उसके लिए मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे कि विशेषज्ञ उसे कहते हैं जो किसी खास चीज़ को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेता है। खास चीज़ बनाने के लिए खास क्या लेता है? प्रशिक्षण लेता है, और वह उस प्रशिक्षण लेने के बाद उसे अप्लाई करके वह खास चीज़ का निर्माण करता है, उसी को विशेषज्ञ कहा जाता है। क्लियर? नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसकी चर्चा आपके पुस्तक में की गई है वह है फेयंस। क्या होता है? क्या फेयंस? इंग्लिश में भी फेयंस ही कहते हैं। देखते हैं इसको क्या है। लिखा हुआ है, पत्थर और शंख प्राकृतिक रूप से मिलते हैं। आप सब जानते हैं कि नेचुरली पत्थर और शंख जो समुद्रों से मिलता है वह क्या होता है? नेचुरली ही मिलता है। आगे है, लेकिन फेयंस को कृत्रिम रूप से बनाया जाता है। फेयंस जो है वह आर्टिफिशियल होता है, वह कृत्रिम रूप से बनाया जाता है, यानी मानवों के द्वारा बनाया जाता है। किस प्रकार बनाया जाता है? तो यहाँ लिखा हुआ है, बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर। अब स्फटिक क्या है? तो पत्थर का ही एक रूप है। तो बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उनसे वस्तुएं बनाई जाती थी और उसी को फेयंस नाम दिया गया। क्या था? स्फटिक पत्थर और बालू को आपस में मिक्स करके उसमें गोंद मिलाया जाता था और उन्हीं से वस्तुएं निर्मित की जाती थी, बनाई जाती थी। ठीक है? आगे है, उसके बाद उन वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। जो बालू और स्फटिक पत्थर से गोंद मिलाकर जो वस्तु बनाया गया उस पर क्या किया जाता था? बाद में एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। ठीक है? इस चिकनी परत के रंग प्रायः नीले या हल्के समुद्री हरे होते थे। किस प्रकार के होते थे? या तो नीला होता था या हल्का हरा समुद्र का जल जैसा होता था। ठीक है? आगे है, फेयंस से मन के चूड़ियाँ इत्यादि बनाए जाते थे। फेयंस जो होता है उससे जनरली क्या बनाया जाता था? तो उससे बनाया जाता था मन के का मतलब होता है जिसमें बच्चे पैसे रखते हैं, या क्या? तो यह बनाए जाते थे, चूड़ियों का निर्माण किया जाता था। क्लियर? आई होप सारा पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं कि नेक्स्ट किस पॉइंट की चर्चा की गई है आपके चैप्टर में। नेक्स्ट जिस इंपॉर्टेंट टॉपिक की चर्चा की गई है वह है कच्चे माल की खोज में। कच्चा माल क्या होता है? रॉ मटेरियल जिसको इंग्लिश में कहा जाता है, उसी के बारे में यहाँ चर्चा किया गया है। देखते हैं क्या कहा गया है। यहाँ लिखा हुआ है, कच्चा माल उन पदार्थों को कहते हैं जो या तो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं या फिर किसान या पशुपालक उसका उत्पादन करते हैं। कच्चा माल किसको कहा जाता है? या तो नेचुरली मिले या किसानों के द्वारा उसका उत्पादन किया जाता हो। एग्जाम्पल अगर देखें तो हम पत्थरों को कच्चा माल के रूप में मान सकते हैं क्योंकि वह नेचुरल तरीके से हमको मिलता है और उसको तराश कर मूर्तियाँ बनाई जाती हैं। तो इस प्रकार क्या हुआ? पत्थर भी एक कच्चा माल हुआ। आगे क्या है? लकड़ी भी प्राकृतिक रूप से हमको मिलता है। और कपास को क्या करता है? किसान के द्वारा उगाया जाता है और उसके बाद उससे कपड़े बनाए जाते हैं, तो इसको कच्चा माल कहा जाएगा। आगे है, हड़प्पा के लोगों को कई चीज़ें वहीं मिलती थी। हड़प्पा में निवास करने वाले जो लोग थे अधिकतर चीज़ें उनको वहीं से मिल जाती थी, लेकिन बहुमूल्य पत्थरों का दूर दूर से आयात करते थे। लेकिन जो बहुमूल्य पत्थरें होती हैं उनको वह दूर दूर से अपने क्षेत्र में मंगाते थे या आयात किया करते थे। अब हम लोग देखते हैं कि किन चीज़ों को कहाँ से वे आयात करते थे। यहाँ लिखा हुआ है, पॉइंट 1 में लिखा हुआ है, हड़प्पा के लोग तांबे यानी जिसको इंग्लिश में कॉपर कहा जाता है, कॉपर का आयात आज के राजस्थान एवं पश्चिमी एशियाई देश ओमान से करते थे। आज के राजस्थान एवं पश्चिमी एशियाई देश ओमान से क्या मंगाया जाता था? तो तांबा मंगाते थे, जिसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है? कॉपर कहा जाता है। नेक्स्ट क्या है? कांसा, जिसको इंग्लिश में ब्रॉन्ज कहा जाता है। बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु टीन का आयात
आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। जो टीन है उसका आयात कहाँ से करते थे, तो अभी के ईरान और अफगानिस्तान से करते थे। यहाँ एक क्वेश्चन और आपका सोल्व हुआ, वह क्या है कि जो ब्रॉन्ज है उसको किस प्रकार बनाया जाता है, तो उसको बनाया जाता है तांबे के साथ मिलाकर, किसको, टीन को। जब तांबा और टीन को मिला दिया जाता है तो उससे ब्रॉन्ज यानी कांसा बनता है। क्लियर। और लास्ट पॉइंट है सोना यानी गोल्ड का आयात आधुनिक कर्नाटक से किया जाता था। जो गोल्ड है, जो सोना है, उसको कहाँ से मंगवाया जाता था, तो उसको आधुनिक कर्नाटक से मंगवाया जाता था। क्लियर। ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। अब कुछ और पॉइंट्स बचे हुए हैं, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। आपके चैप्टर में नेक्स्ट जिस इंपॉर्टेंट टॉपिक की चर्चा की गई है वह क्या है, नगरों में रहने वाले लोगों के लिए भोजन। अब यहाँ बताया गया है कि नगर में रहने वाले लोग भोजन कहाँ से प्राप्त करते थे, उन्हें भोजन के लिए अनाज कहाँ से पहुँचाया जाता था, उन्हीं सभी के बारे में यहाँ चर्चा की गई है। एक बात, जब हम नगर की बात कर रहे हैं तो ऐसा तो हो नहीं सकता है कि उस समय गांव होंगे ही नहीं। मतलब गांव उस समय भी उपलब्ध थे और अनाज उत्पादन का काम उस समय भी गांव में ही किया जाता था और उन्हीं गांव में उत्पादित अनाजों को भोजन के लिए शहर में भेजा जाता था। ठीक है, तो एक बात आप लोग ध्यान में रखेंगे। यहाँ लिखा हुआ है पौधों के अवशेषों से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। क्या पता चलता है, जो अवशेष मिले हैं पुरातत्वविदों को, उससे यह पता चलता है, जो पौधे के अवशेष मिले हैं उससे यह पता चलता है कि उस सभ्यता के लोग भी क्या उगाते थे, गेहूं उगाते होंगे, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है इस क्षेत्र में बारिश कम होती है, इसलिए सिंचाई के लिए लोगों ने कुछ तरीके अपनाए होंगे। वहाँ पे जिस क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं वहाँ पे बारिश कम होती है जनरली अभी भी, तो वहाँ पे जनरली जब बारिश कम होती है तो ऐसा हो सकता है कि जो फसल उत्पादन होता होगा तो उसके लिए वे लोग कुछ उपाय अपनाते होंगे, कुछ तरीके अपनाते होंगे। अब वो ये तरीके क्या हैं उनको देख लेते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है संभवतः पानी का संचय किया जाता होगा और ज़रूरत पड़ने पे उससे फसलों की सिंचाई की जाती होगी। ऐसा हो सकता है कि पानी का क्या किया जाता होगा, संचय किया जाता होगा, पानी को सुरक्षित बचा कर रखा जाता होगा, संग्रह किया जाता होगा और ज़रूरत पड़ने पे उन्हीं पानी का क्या किया जाता होगा, उपयोग किया जाता होगा सिंचाई के लिए। ठीक है, जिससे फसल उत्पादित हो सके। क्लियर। नेक्स्ट जो आपका मेन हेडिंग है वह क्या है, गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण। अब कुछ नगर ऐसे भी थे जो हड़प्पा कालीन नगर थे, मतलब उसी समय के नगर थे और गुजरात में थे, तो वे कौन से थे उनके बारे में यहाँ कहा गया है और भी चीज़ें इसमें बताई गई है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। यहाँ लिखा हुआ है कच्छ के इलाके में खादिर बेत के किनारे धौलावीरा नगर बसा था। कौन सा, धौलावीरा कहाँ पे है, तो गुजरात के कच्छ इलाके में है, धौलावीरा नगर बसा हुआ था। वहाँ साफ पानी मिलता था, जो धौलावीरा था वहाँ पे साफ पानी मिलता था और ज़मीन उपजाऊ थी, ज़मीन भी उपजाऊ थी प्लस साफ पानी भी मिलता था। तो इससे अंदाज़ा क्या लगाया जा सकता है, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वह एरिया साफ पानी मिल रहा है तो वह एरिया लोग ज़्यादा वहाँ पे रहना प्रीफर करते होंगे। फर्स्ट, सेकेंड, ज़मीन उपजाऊ थी तो वहाँ पे फसल उत्पादन भी अच्छा होता होगा। ठीक है, आगे है जहां हड़प्पा सभ्यता के कई नगर दो भागों में विभक्त थे। मैंने आपको बताया था पीछे कि हड़प्पा सभ्यता के अधिकतर नगर क्या थे, दो भागों में विभक्त थे, एक पूर्वी भाग, दूसरा पश्चिमी भाग, मैंने बताया था। लेकिन धौलावीरा की बात की जाए तो यह 3 भाग में विभक्त था। अब यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि हड़प्पा सभ्यता के समय कौन सा ऐसा नगर था जो कि 3 भाग में विभक्त था, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट नाम याद रखेंगे, कौन सा था, धौलावीरा। क्लियर। वहीं धौलावीरा नगर को 3 भागों में बांटा गया था। आगे है इस नगर में एक खुला मैदान था जहां सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। अभी भी आप लोग गांव में देखते होंगे, जब भी शादी ब्याह होता होगा तो कोई ना कोई ऐसा खुला मैदान होता है गांव में, वहां पे जनरली सार्वजनिक काम के लिए ही उसको उपयोग किया जाता है। तो इससे आप रिलेट कर सकते हैं कि वो उस समय क्या था, धौलावीरा में एक खुला मैदान था और वहां पे सार्वजनिक कामों के लिए उसका उपयोग किया जाता था। और भी इसमें पॉइंट्स है, उनको भी हम लोग देखते हैं कि आगे क्या कहा गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है आपका वह है
गुजरात की खंभात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की एक उपनदी के किनारे बसा लोथल नगर ऐसे स्थान पर बसा था जहां कीमती पत्थर जैसा कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। मैंने आपको बताया है लोथल कहाँ पे था, गुजरात में था। और गुजरात में वह ऐसे स्थान पे बसा हुआ था जहां पे क्या मिल जाता था, तो कच्चे माल आसानी से उपलब्ध हो जाते थे। उन कच्चे मालों में क्या क्या था, कीमती पत्थर थे। ठीक है, आगे लिखा हुआ है यह पत्थरों, शंखों और धातुओं से बनाई गई चीजों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। जो लोथल था वह पत्थरों, शंखों एवं महत्वपूर्ण धातुओं से बनी वस्तुओं का एक महत्वपूर्ण क्या था, केंद्र था। क्लियर। नेक्स्ट हेडिंग जो है, मेन पॉइंट जो आपका है वह है मुद्रा, जिसको मुहर भी कहा जाता है, और मुद्रांकन या मुहरबंदी। अब यह क्या है इसको देखते हैं। इसी को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, सील्स एंड सीलिंग। क्लियर। इसमें कहा गया है मुहरों का प्रयोग सामान से भरे उन डिब्बों या थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता होगा जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था। मुहर जो होता था उनका प्रयोग कहाँ किया जाता था, वैसे सामानों को चिन्हित करने के लिए किया जाता था जिसको एक स्थान से दूसरे स्थान पे भेजा जाता था। आगे है थैले को बंद करने के बाद मुहानों पर गिल्ली मिट्टी पोतकर उन पर मुहर लगाई जाती थी। जो थैले थे, जब थैले में सामान को रख दिया गया तो उनके जो मुहाने होते हैं उसको बंद करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता था, तो उसको बंद करने के लिए गीली मिट्टी का प्रयोग किया जाता था और उस पर मुहर मार दिया जाता था। क्यों किया जाता था ऐसा, उसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है अगर यह छाप टूटी हुई नहीं होती थी तो यह साबित हो जाता था कि सामान के साथ छेड़छाड़ नहीं हुई है। जो गीली मिट्टी लगाया गया और उस पर मुहर मारा गया और सूखने के बाद वह फिक्स हो गया, और जब नेक्स्ट जहाँ भेजा जा रहा है उस स्थान पे जब सामान पहुँचता था तो वहाँ पे अगर वह मिट्टी टूटी हुई नहीं होती थी या छाप टूटा हुआ नहीं होता था तो इससे क्या अंदाज़ा लगाया जाता था, इससे यह अंदाज़ा लगाया जाता था कि सामान के साथ छेड़छाड़ नहीं की गई है। क्लियर। सेम आपके जैसे फ्लिपकार्ट और अमेजोन से आप सामान मंगाते हैं तो आपको देखते ही पता चल जाता है, जब उसके डब्बे को किसी ने छेड़छाड़ किया होता है तो आपको उसके कवर फटा हुआ मिल जाएगा या कुछ और उसमें कुछ न कुछ कमी मिल जाता है। ठीक उसी प्रकार यहाँ बताया गया है कि वह अगर मुहर टूटा हुआ रहता था तो इससे अंदाज़ा लग जाता कि सामान के साथ छेड़छाड़ हुई है, और अगर नहीं टूटा हुआ रहता तो लगता कि सामान सेफली पहुँचाया गया है। ठीक है। आगे है मुहर की छाप को मुहरबंदी कहते हैं। अब मुहर की छाप को मुहरबंदी कहते हैं। मुहरबंदी का मतलब सीलिंग। तो सीलिंग क्या था, जैसे गीली मिट्टी लगा दिया गया और उस पर जो छाप मारा जाता था मुहर का, उसी को मुहरबंदी कहा गया है। ठीक है, वही यहाँ लिखा गया है। पॉइंट्स आपका क्लियर हो गया होगा। कुछ और मेन पॉइंट्स बचे हुए हैं, उनको भी हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट जिस इंपॉर्टेंट पॉइंट की चर्चा की गई है आपके चैप्टर में वह है सभ्यता के अंत का रहस्य। हमने हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ा। जो भी हमने पढ़ा आखिर उसका अंत कैसे हुआ उसी का यहाँ पे वर्णन किया गया है, तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं। यहाँ कहा गया लगभग 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। कब, तो लगभग 3900 साल पहले एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे डेट उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि जो भी हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री का पढ़ते हैं वहाँ से डेट वाला क्वेश्चन बहुत कम आता है या नहीं ही आता है, तो डेट उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आप लोग यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे उसको ध्यान में रखेंगे। तो क्या कहा गया, लगभग 3900 साल पहले एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। अचानक लोगों ने इन नगरों को छोड़ दिया। हड़प्पा सभ्यता के समय की जितनी भी नगरें थी या हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत आने वाले जितने भी नगर थे उनको क्या किया, लोगों ने अचानक से उनको छोड़कर कहीं और शिफ्ट होना चालू कर दिया। सभी व्यवस्थाएं ध्वस्त हो गई। जितनी भी वहाँ पे व्यवस्थाएं थीं सभी व्यवस्थाएं ध्वस्त हो गई। मैंने आपको बताया था कि वहाँ सड़कें कितनी अच्छी थी, नालियों की कितनी अच्छी व्यवस्था थी, वहाँ पे इमारतें कितनी अच्छी थी, वहाँ पे भंडार गृह थे, स्नानागार थे, तो सभी व्यवस्थाएं क्या हो गई, ध्वस्त हो गई। अब इसका कारण क्या था भाई, तो एग्जैक्ट कारण किसी को नहीं पता है, लेकिन कुछ विद्वानों ने अपने अपने कारण बताए हैं। अब उनके द्वारा बताए गए कारण क्या क्या हैं उसको भी हम लोग देख लेते हैं। यहां लिखा गया कुछ विद्वान कहते हैं कि नदियां सूख गई थी, कुछ ने कहा कि नदियां सूख गई थी, कुछ ने कहा
कि जंगलों का विनाश हो गया था, मतलब जितने विद्वान उतनी बातें। कुछ ने कहा नदियाँ सूख गई, कुछ ने कहा जंगलों का विनाश हो गया, कुछ और ने कहा कि हो सकता है कि बाढ़ आ गया होगा। मतलब सभी लोग एज्यूम करते चले गए और इसका अंत रिजल्ट क्या हुआ, अंततः जो रिजल्ट निकलता है मीन्स हड़प्पा सभ्यता के सभी नगरें समाप्त हो गई, ध्वस्त हो गई। क्लियर? तो सभ्यता के अंत का रहस्य आपका फिनिश हुआ, आपको समझ में आ गया होगा। अब आपके चैप्टर का जो लास्ट हेडिंग है, लास्ट पॉइंट है, वह क्या है? अन्यत्र। अन्यत्र क्या है? मैंने आपको बताया था कि हर चैप्टर के लास्ट में अन्यत्र दिया हुआ है। हम लोग जिस समय की बात कर रहे थे, हड़प्पा सभ्यता की बात, उसी समय दुनिया के अन्य क्षेत्रों में क्या क्या घटनाएं घट रही थी उसी के बारे में चर्चा यहाँ पे अन्यत्र में किया गया है। तो देखते हैं इस चैप्टर में क्या कहा गया है, उसको भी देख लेते हैं। यहाँ लिखा गया, नील नदी के आसपास का इलाका छोड़कर मिस्र का अधिकांश भाग रेगिस्तान है। यहाँ पे चर्चा किस देश की गई है? यहाँ पे चर्चा मिस्र की गई है। तो वही लिखा है, नील नदी के आसपास का इलाका छोड़कर मिस्र का अधिकांश भाग क्या है? रेगिस्तान है। यहाँ के राजाओं ने बड़े बड़े मकबरे बनवाए जिन्हें पिरामिड के नाम से जाना जाता है। आपने पिरामिड का नाम सुना ही होगा। तो पिरामिड नाम जो निकला वह मिस्र से ही निकला। और पिरामिड एक्चुअल में है क्या? तो बड़े बड़े मकबरे हैं जो कि वहाँ के राजाओं ने बनवाए थे। आगे देखते हैं, राजाओं के मरने पर उन्हें उनके शवों को इन्हीं पिरामिड में दफनाया जाता था। जो यह पिरामिड है, इसी पिरामिड में राजा के मृत्यु के बाद उनके शवों को क्या किया जाता था? उनको दफनाया जाता था। क्लियर? आगे है, इन शवों को ममी कहा जाता है। जो यह शव था, जो राजाओं के शव होते थे और जिसको कहाँ पे दफनाया जाता था? जिसको पिरामिड में दफनाया जाता था, उसको क्या कहा जाता है? उसको ममी कहा जाता था। आप लोग एक एक पॉइंट, मैंने जितने भी रेड पेन से इसको इन्वर्टेड कॉमा में डिनोट किया है उसको आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे कहता है, शवों को दफनाने में सबसे ज़्यादा खर्च मिस्र में ही किया जाता था। जो शव को दफनाने के लिए जितनी ताम झाम, जितनी व्यवस्थाएं होती थी, सबसे ज़्यादा खर्च कहाँ पे किया जाता था? तो मिस्र में ही किया जाता था। क्लियर? तो यहाँ आपका चैप्टर नंबर 3 समाप्त हुआ। मैंने हर एक पॉइंट को डील किया है। आप इससे बनने वाले किसी भी एग्जाम का क्वेश्चन इस चैप्टर से संबंधित, क्लास 6 के चैप्टर नंबर 3 से संबंधित किसी भी एग्जाम का बनने वाला क्वेश्चन आप बनाकर सोल्व करके देखिएगा। एक पॉइंट भी मैंने मिस नहीं किया है, हर एक पॉइंट पे चर्चा कर दिया है। आई होप आपको यह सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। अगर सेशन आपको अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।